स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो सेकंड यूनिट है गैसेस स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी ऑलरेडी हमारी पहले बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रिटिकल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल फिनोमेना। आप सब बच्चों ने ये नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जिसे बोलते हैं, और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके हम जैसे सिलेंडर में भर लेते हैं, या सीएनजी में भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उससे नाम से स्पष्ट है कि तो वो कंप्रेस्ड जो संपीड़ित होती है, शीतलित होती है, वो कैसे होती है, वो क्या फिनोमिना होता है, वो किस तरीके से अकर होता है, वही बेटा ये क्रिटिकल कांस्टेंट और क्रिटिकल फिनोमिना के तहत हम पढ़ेंगे। ठीक है। किसी वास्तविक गैस को संपीड़ित अथवा शीतलित करके उसे द्रवीकृत किया जा सकता है, किंतु गैसों के द्रवण में दाब की तुलना में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बेटा, दाब तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर दाब के साथ साथ ताप की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शीतलन द्वारा किसी दाब पर गैस का द्रवण संभव है, किंतु संपीड़न द्वारा सभी तापों पर गैस का द्रवण संभव नहीं हो पाता है। समझ रहे हो कि शीतलन द्वारा किसी दाब पर गैस का द्रवण संभव हो जाता है। ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, ये शीतलन द्वारा किसी दाब पर द्रवण संभव हो जाता है, पर संपीड़न द्वारा सभी तापों पर गैस का द्रवण बेटा पॉसिबल नहीं होता है। प्रत्येक गैस के लिए ताप का एक विशिष्ट मान होता है। प्रत्येक गैस के लिए क्या होता है बेटा, ताप का एक विशिष्ट मान होता है, जिससे अधिक तापों पर गैस का द्रवण संभव नहीं हो पाता है। जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवण संभव नहीं होता है, यह ताप ही गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है बेटा। यानी कि उससे अधिक ताप पर गैस का द्रवण नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। हम कितना ही टेम्परेचर बढ़ा दें, उससे ज़्यादा ताप पर जितना टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, उससे अगर ज़्यादा भी टेम्परेचर हम बढ़ा दें, एक लेवल के बाद, एक लिमिट के बाद गैसों का द्रवण नहीं हो पाता है, और यह ताप ही, वो निश्चित ताप ही क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है बच्चों, है ना। अब क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक ताप तो हमने पढ़ लिया, यानी कि उस वो लिमिट जिससे ज़्यादा हम कर दें टेम्परेचर को, तब भी गैस का द्रवण उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं हो पाता। ठीक है। अब हम क्रांतिक दाब पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल प्रेशर। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब को गैस के क्रांतिक दाब पीसी के रूप में परिभाषित करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर के रूप में। अब देखो बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ लिया, क्रिटिकल प्रेशर पढ़ लिया, अब क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रांतिक ताप व दाब की अवस्था में गैस की 1 मोल मात्रा द्वारा घेरा गया आयतन ही क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक ताप व दाब की अवस्था में गैस का 1 मोल, याद रखें, 1 मोल मात्रा द्वारा घेरा गया आयतन ही क्रांतिक आयतन कहलाता है। बेटा ये तीनों कंडीशंस, जो तीनों परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया आपके पास, क्रिटिकल प्रेशर आ गया, क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से ही हम क्रांतिक स्थिरांक बोलते हैं। किसी भी गैस के लिए क्या होते हैं, क्रांतिक स्थिरांक होते हैं। क्रांतिक परिस्थितियों में किसी गैस की द्रवण प्रक्रिया क्रांतिक घटना कहलाती है। यही जो होती है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम वाला जो ये फिनोमिना होता है, घटित होता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, क्रांतिक घटना कहलाती है। ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे कि कोई भी रियल गैस हमने ले ली, मान लीजिए CO2 गैस हमने ले ली, उसके लिए जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बेटा इसको रट लें, इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसका हम बहुत जगह आगे की क्लासों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम करने वाले हैं। और क्रिटिकल प्रेशर होगा 72.4 एटमॉस्फेरिक, और VC होगा, क्रिटिकल वॉल्यूम होगा 94 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, 94 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो
हमने ये तो सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा पढ़ी। अब क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण करते हैं। वास्तविक गैसों के क्रांतिक स्थिरांकों का निर्धारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर किसी द्रव तथा उसकी वाष्प, ध्यान देना बेटा, क्रांतिक ताप पर किसी द्रव तथा उसकी वाष्प का घनत्व बराबर होता है। ये ध्यान रखें, क्रांतिक ताप पर किसी द्रव तथा उसकी वाष्प के घनत्व समान हो जाते हैं, अतः उन्हें विभाजित करने वाली सीमा जो लिक्विड और गैस को विभाजित, बेटा हम जानते हैं कि लिक्विड एक अलग तरह का पदार्थ था, गैसेस एक अलग तरह का, हमें पता लग जाता है कि कौन सा लिक्विड है कौन सा, पर इस क्रांतिक ताप पर चूँकि दोनों के डेंसिटी समान हो जाती है, अतः जो उनकी सीमा होती है, जो उनको डिफ्रेंशिएट करती है कौन सा द्रव है कौन सा गैस है वाष्प है, वो सीमा लुप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, और ये प्रक्रिया कब होती है? जब क्रांतिक ताप पर हम लेते हैं और क्या होता है, जो द्रव है तथा उसकी जो घनत्व है वो दोनों समान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ये एक यू आकार की नली है, ठीक है, और ये बल्ब, और यहाँ हमने वो पदार्थ भर लिया, और ये एक जैकेट है बेटा, इसमें हमने वो ले लिया। अब ये मैनोमीटर है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, इसकी सहायता से हम प्रेशर ज्ञात करेंगे, और ये एक थर्मामीटर है, इसकी सहायता से हम टेम्परेचर ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे, और यहाँ पर हमने द्रव भर लिया है जिसका हमें प्रयोग करना है। प्रयोग में उपकरण के रूप में एक यू आकार की नली है, ये यू आकार की नली है, ठीक है, ठीक है, जिसका उपयोग नलिका का उपयोग किया जाता है, यू आकार की नलिका का उपयोग किया जाता है, जिसका एक सिरा बेलनाकार बल्ब के रूप में जबकि दूसरा सिरा मैनोमीटर के रूप में होता है। बल्ब के निचले सिरे में मरकरी वाला भाग, मध्य भाग में क्या लेते हैं बेटा, मध्य भाग में प्रायोगिक द्रव, मध्य भाग में यहाँ पर इस वाले पोर्शन में प्रायोगिक द्रव भर लेते हैं, प्रायोगिक लिक्विड जिसका भी हमने करना है, तथा ऊपरी भाग में संगत वाष्प भरकर बल्ब को थर्मामीटर युक्त बाह्य जैकेट, जो मैंने बताया आपको, मैं व्यवस्थित कर लेते हैं बेटा। ठीक है, उसमें हम इसको जमा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, प्रयोग में जैकेट में प्रवाहित जल के ताप में धीरे धीरे हम वृद्धि करते हैं तथा वह ताप T1 प्रेषित होता है वहाँ पे, जिस पर बल्ब में द्रव या वाष्प के मध्य सीमा लुप्त हो जाती है। इस T1 टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा कि द्रव और वाष्प के मध्य जो सीमा है वो लुप्त हो जाती है, जिस जैकेट में प्रवाहित जल के ताप में कमी की जाती है। अब क्या होता है बेटा, जैकेट में प्रवाहित किए जाने वाले ताप में, जल के ताप में कमी करते हैं तथा माना कि वह ताप दूसरा, अब एक तो वो ताप हो गया T1 जहाँ पर द्रव और वाष्प के मध्य की सीमा लुप्त हो जाती है, दूसरा वो हो गया जहाँ ताप में कमी करते हैं थोड़ा हम वाटर की में, और वह ताप T2 प्रेषित होता है जिससे बल्ब में सीमा पुनः प्रेषित हो जाती है। दोनों तापों का औसत मान T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या कहलाएगा, यही बेटा TC कहलाएगा। यही बेटा क्या कहलाएगा, क्रांतिक दाब को, ये किसको बताएगा, ये क्रांतिक दाब को बताएगा। अब देखो बेटा, मैनोमीटर की सहायता से हम क्या कर लेंगे, मैनोमीटर की सहायता से हम संगत दाब P1 और P2 को ज्ञात कर लेंगे, और P1 और P2 का औसत निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, PC आ जाएगा, जो कि क्रांतिक ताप है। PC क्या है, क्रांतिक ताप है। ठीक है, अब सरल रेखीय व्यास के नियम के अनुसार उपयोग करते हुए हम बेटा क्रांतिक आयतन की गणना करेंगे। अब वो क्या नियम है, किसी द्रव तथा उसकी संतृप्त वाष्प के घनत्व के माध्य ताप का रेखीय फलन होता है। अतः माध्य घनत्व ताप के विरुद्ध आलेखित करने पर, अगर हम बेटा डेंसिटी, माध्य घनत्व डेंसिटी को ताप के विरुद्ध, इधर हमने डेंसिटी ले ली और इधर हमने टेम्परेचर ले लिया, और इन दोनों को हम जब ताप के विरुद्ध आलेखित करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, कौन सा क्या प्राप्त होगी, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, ये देखो, अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है बेटा कि ये जो
ये आ रहा है हमारे पास, इस तरफ तो है वाष्प का घनत्व और इस तरफ है द्रव का घनत्व, ठीक है। और सी बिंदु कहाँ मिल रहा है बेटा, ये घनत्व वाली लाइन पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो द्रव घनत्व, वाष्प घनत्व तथा उनके माध्य घनत्व को ताप के विरुद्ध आलेखित किया गया है इस चित्र में, ठीक है बेटा। ध्यान, मैंने बता दिया आपको, माध्य घनत्व को दर्शाने वाली सरल रेखा दोनों वक्रों को बिंदु सी पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, इस सी पॉइंट पर मिलती है, जिसकी सहायता से क्रांतिक घनत्व DC, क्रांतिक घनत्व क्या आएगा हमारे पास, DC की गणना की जाती है तथा DC का मान निम्न समीकरण में रखकर क्रांतिक आयतन VC की गणना हम कर लेते हैं। हम जानते हैं बेटा M बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अब डेंसिटी को हम DC के रूप में, क्योंकि क्रिटिकल डेंसिटी है, अब DC को और DC के रूप में, और वॉल्यूम हमें VC हमें निकालना है, तो DC तो हम निकल गया, VC हमें ज्ञात करना है, तो M/DC हो जाएगा बेटा। और DC की वैल्यू कहाँ से आ गई हमारे पास, यहाँ से आ गई, ठीक है। और M क्या है, उस केस का अणुभार हो जाएगा, उस केस का क्या हो जाएगा बेटा, अणुभार हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। अब देखो, वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र खींचते हैं, कर्व खींचते हैं, कोई एंड्यूज कर्व भी इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। किसी गैस के लिए निश्चित ताप पर प्राप्त किए गए दाब आयतन वक्र, दाब आयतन कर्व, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व हम लें, और क्या है, निश्चित ताप पर, किस पर लें हम, निश्चित ताप पर अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, वो वाला कर्व लें, तो ये कर्व क्या कहलाएगा, ये समतापी कर्व कहलाएगा। एंड्रयूज ने CO2 के लिए निम्न प्रकार के प्रायोगिक समतापी वक्र प्राप्त किए, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 का इस तरह के प्रेशर और वॉल्यूम में इस तरीके का आएगा, और ये आपके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है बेटा, ये आपके 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस तरीके से ये CO2 के लिए बेटा क्या आते हैं, ये वक्र डिफरेंट वक्र आएंगे। 13.1 वाला जो, उसको ABC से हम डिनोट करते हैं बेटा, और यहाँ पर क्या है, गैस और द्रव क्या है, साम्यावस्था में है, ठीक है। इसमें उपरोक्त वक्रों से स्पष्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा बेटा, उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर प्राप्त वक्र में बिंदु A से B तक दाब में वृद्धि के साथ आयतन में कमी आती है। जब हम दाब में वृद्धि करते हैं तो आयतन में कमी आती है, अतः CO2 क्या करती है, गैसीय व्यवहार दिखाती है। बेटा ये नॉर्मल सा, अब जो मैंने आपको पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, बॉयल्स लॉ, अगर किसी गैस के आयतन में वृद्धि करेंगे तो दाब में कमी हो जाएगी, और दाब में वृद्धि करेंगे तो आयतन में कमी हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो वो ये उसी को फॉलो कर रहा है। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वक्र में, यानी 13.1 क्या है, ये निश्चित हो गया, ये नियत ताप हो गया, ठीक है। बिंदु A से B तक दाब में वृद्धि, प्रेशर में हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, तो आयतन में कमी आती है। आयतन में बेटा देखो, आयतन में ये देखो, प्रेशर को बढ़ाने से आयतन में हम A से B की तरफ जा रहे हैं, ऐसे B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आयतन में कमी आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, अतः CO2 गैसीय व्यवहार दिखा रही है, किंतु बिंदु B पर CO2 का द्रवण प्रारंभ हो जाता है, बिंदु C पर, और जो कि बिंदु C पर पूर्ण होता है। अतः द्रवण पथ BC पर आयतन में तीव्र कमी आती है, जबकि दाब लगभग स्थिर रहता है। बिंदु C के उपरांत दाब में तीव्र वृद्धि करने पर भी CO2 का आयतन लगभग स्थिर रहता है। दाब कितना ही बढ़ा लें आप, CO2 उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगी, CO2 उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगी। गैस के ताप में वृद्धि के साथ साथ द्रवण को दर्शाने वाला क्षैतिज भाग छोटा होता जाता है, यानी कि वो कंप्रेस होता जाता है, तथा क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बिंदु फर्स्ट में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित हो जाता है बेटा, ये बिंदु फर्स्ट में परिवर्तित, ये वाला, और ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये बिंदु फर्स्ट में हमारे को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर प्राप्त किए गए वक्र में द्रवण के लिए कोई क्षैतिज भाग प्राप्त नहीं होता है, हमें कोई भी क्षैतिज भाग हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः इन तापों पर
गैस का द्रवण संभव नहीं है। जो हमारी जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली फिनोमिना है उसको संतुष्ट करता है कि एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर हम गैस का द्रवण नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, वो भी यही कहना चाह रहा है, ये इस वाले वक्र से भी यही पता लग रहा है ना हमें कि एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस का द्रवण नहीं संभव हो पाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर अवस्था सातत्य का एक नियम भी पढ़ते हैं। अवस्था सातत्य किसी वास्तविक गैस को उसके क्रांतिक ताप से कम ताप पर संपीड़ित करने पर द्रवित करते हैं हम, तो द्रवण के दौरान द्रव और लिक्विड और जो गैस है वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार की द्रवण प्रक्रिया अवस्था असातत्य युक्त प्रक्रिया कहलाती है। अवस्था असातत्य, ये जहाँ पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे वहाँ पर वो क्या होता है बेटा, अवस्था असातत्य। अतः यदि द्रव तथा द्रवण पथ के किसी भी बिंदु पर द्रव और गैस अगर इक्विलिब्रियम साम्य प्राप्त ना हो हमें, तो यह अवस्था क्या कहलाएगी, यह अवस्था सातत्य युक्त पथ कहलाएगी। जैसा कि आरेख में बिंदु x, देखो बेटा ये बिंदु x, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित CO2 गैस का आयतन स्थिर रखते हुए गर्म करते हैं हम इसको। क्या करते हैं बेटा, इसको हम गर्म करने पर दाब में XY के अनुदिश वृद्धि होती है। दाब में XY के अनुदिश वृद्धि होती है। वो किस तरीके से होती है, ये देखो, ये देखो, ठीक है बेटा, है ना, इस तरीके से। जहाँ बिंदु Y का ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, बिंदु Y की गैस का दाब स्थिर रखते हुए, बिंदु Y की गैस का दाब स्थिर रख देते हैं हम, रखते हुए शीतलित करने पर आयतन में YZ के अनुदिश कमी आती है। देखो बेटा YZ के अनुदिश, ये देखो इस तरीके से, ये YZ के अनुदिश, ये देखो यहाँ जा रहा है, यहाँ तो यहाँ था, तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, प्रूव हो रहा है हमारा। बिंदु YZ के अनुदिश कमी आती है तथा बिंदु Z पर CO2 गैस एक साथ द्रवित हो जाती है। द्रवण के XYZ पथ के किसी भी बिंदु पर CO2 की दो प्रावस्थाओं का साम्य हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः यह पथ अवस्था सातत्य को दर्शाता है। यह पथ किसको दर्शाता है बच्चों, अवस्था सातत्य को। ठीक है बच्चों, आज के लिए हमारी क्लास बेटा यहीं तक थी, और आप इसे अगली क्लास जब हम पढ़ेंगे तो आप इसे ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि आगे की चीज़ें बेटा इससे इंटरलिंक हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।